दोस्तों, स्वागत है आप सबों का इस लर्निंग चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज हम लोग पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित इस वीडियो सेगमेंट में आज कुछ ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, खास करके इकोलॉजी से संबंधित। तो इस वीडियो में इंक्लूडेड टॉपिक्स होंगे पहाड़ी निकेतन, सवाना, बायोम, सदाबहार वन और वनों के जितने भी प्रकार होते हैं, जैसे कि भूमध्य रेखीय वन, भूमध्य सागरीय वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, वर्षा वन, मानसून वन, शंकुधारी वन, इसके अलावा टैगा, शीत निद्रा और भी वनस्पतियों के बारे में, और इसके अलावा कुछ घास के मैदान जैसे कि प्रेरी, स्टेपी, वेल्ड और टुंड्रा प्रदेश इत्यादि के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको इस चैनल पे अपलोडिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। क्वेश्चन नंबर 121 यानी कि इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वर्ष 1883 के पश्चात काराकटोआ द्वीप पर आरंभ होने वाला जैविक अनुक्रमण किस प्रकार का अनुक्रमण था? तो यह अनुक्रमण जो है काराकटोआ द्वीप पर, यह द्वितीयक अनुक्रमण था। अगर आपको इससे पहले के 120 क्वेश्चंस देखने हैं तो आपको इसके प्रीवियस वीडियोस को देखना होगा। इस सीरीज के जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें आपको इन्वायरमेंटल इकोसिस्टम से रिलेटेड जो भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं उसमें आपको मिल जाएंगे देखने को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, जैविक अनुक्रमण में प्रजातीय विविधता किस क्रमक में सर्वाधिक होती है? तो जैविक अनुक्रमक में प्रजातीय विविधता जलवायविक चरम से कुछ पहले सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, पारिस्थितिक अध्ययन में सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक अध्ययन में सबसे छोटी इकाई जो है वह पहाड़ी निकेतन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, एक प्रकार्यक इकाई को जिसमें विभिन्न जीव जंतुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप ऊर्जा संचरण होता है, क्या कहा जाता है? तो अन्य जीव जंतुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप ऊर्जा संचरण की बात जैसे ही रहेगी तो आंसर परितंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 है, एक ऐसी वृहत इकाई को जिसमें पादप तथा जंतु एक विशिष्ट प्रकार के पर्यावरण के साथ अनुकूलित है तथा जिसमें वनस्पति का एक विशिष्ट जीवन स्वरूप होता है, क्या कहा जाता है? तो ऐसी वृहत इकाई को जीवोम कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, सवाना बायोमों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। सवाना बायोमों के लक्षण हैं, पहला लक्षण वन तथा घास भूमियों के संक्रमण क्षेत्र का बायोम होता है। वृक्ष कम घनत्व वाले होते हैं, अर्थात वृक्षों का कम घनत्व, और वृक्षों के ऊंचे लगभग नुकीले शीर्ष नहीं होते सवाना बायोमों में। और इसके अलावा उष्ण, शुष्क और नम जलवायु होती है सवाना बायोमों के। तो यह भी सही है। इस प्रकार से 1, 2 और 4 यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकी सवाना में आग लगना काफी सामान्य घटना है। यदि ऐसा ना होता तो इस बायोम में क्या संभव अंतर हो सकते थे? तो इस बायोम में जो संभव अंतर हो सकता था वह था वृक्षों की संख्या में वृद्धि, क्योंकि अफ्रीकी सवाना में आग लग जाने की वजह से वृक्षों की संख्या में काफी कमी हो जाती है। और अगर आग लगने की यह घटना रुक सकती तो इस बायोम में काफी अंतर हो सकता था, अर्थात वृक्षों की संख्या में वृद्धि हो सकती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बायोम की पादप संरचना त्रिस्तरीय होती है? तो त्रिस्तरीय पादप संरचना जो है वह मानसून वनों की होती है। मानसून वनों की पादप संरचना त्रिस्तरीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सवाना बायोम में शाकाहारी पशुओं का मौसमी स्थानांतरण देखने को मिलता है। सही है, मौसमी स्थानांतरण होता है सवाना बायोम में।
और जीवों का प्रजनन काल अधिकतम जैविक उत्पादकता वाला मौसम होता है, अर्थात जिस मौसम में जैविक उत्पादकता अधिक होती है उसी मौसम में प्रजनन काल भी होता है इन जीवों का। तो आंसर इसमें 1 और 2 जब दोनों सही हैं तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। वनस्पति की अत्यधिक सघन शीर्ष परत किस बायोम की विशेषता है? तो यह बायोम होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। वनस्पति यहाँ पे अत्यधिक सघन होते हैं और बहुत ऊपर तक रहते हैं, ऊपर तक छाए हुए रहते हैं, एक दूसरे में गुत्थम गुत्था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखीय वनों में बड़े आकार वाले शाकाहारी पशु कम पाए जाते हैं और शाकाहारी पशु कम पाए जाते हैं, और दूसरा कह रहा है वनों के सघन होने के कारण यहाँ घास कम उगती है। यह भी सही है। यहाँ पे भूमध्य रेखीय वनों में जो बड़े आकार वाले शाकाहारी पशु कम पाए जाते हैं, ये इसका कारण यह है कि यहाँ पे भूमध्य रेखीय वनों में शाकाहारी पशुओं के लिए घास की बहुत ही कमी होती है। यहाँ पे वनस्पतियाँ ही, पेड़ ही इतने बड़े बड़े और विशाल होते हैं और बहुत ही घने होते हैं, घास नहीं पाए जाते, ऑलमोस्ट बहुत कम। इस वजह से शाकाहारी जीव तो घास खा करके ही जीवित रहेंगे, तो उनके लायक आहार होता नहीं है, इस वजह से यहाँ पर शाकाहारी पशु कम पाए जाते हैं। और दूसरे, वनों के सघन होने के कारण यहाँ घास कम उगती है, और यह घास कम होने का कारण क्या है कि यहाँ पे वन अधिक सघन होते हैं, जिसकी वजह से जमीन के आसपास धूप पहुंचने नहीं पाती, और धूप नहीं पहुंच पाने के कारण जमीन पर की जो भी वनस्पति अथवा घास होती है वह पनप नहीं पाती है। तो आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। भूमध्य रेखीय वनों को सदाबहार वन कहा जाता है, क्यों? तो भूमध्य रेखीय वनों को सदाबहार वन इसलिए कहा जाता है कि सभी वृक्ष अलग अलग समय पर पत्तियां गिराते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कभी भी किसी भी क्षेत्र में वन जो है सो पत्तियों से खाली नहीं रहते, हर वक्त भरे ही रहते हैं, क्योंकि सभी वृक्षों का पत्तियां गिराने का काल अलग अलग होता है, जिसकी वजह से ये वन हमेशा सदाबहार बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। भूमध्य रेखीय वनों में उगने वाले वृक्षों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। भूमध्य रेखीय वनों में उगने वाले वृक्षों के प्रमुख लक्षण हैं, पहले तो बड़ी तथा पतली पत्तियां होंगी, और दूसरी, पत्तियों में छिद्रों का आकार बड़ा होता है और बहुत ज्यादा संख्या में छिद्र होते हैं, क्योंकि पानी की बहुतायत होती है और वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है इसलिए। और यहाँ पे मोटी पत्तियां नहीं पाई जाती और पत्तियों का चिकना तल यह भी नहीं होता है। तो यह इसमें आंसर 1 और 2 सही है। आंसर हो जाएगा ए। मोटी पत्तियां ये सब मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऐसे पाए जाते हैं, वैसे पेड़ों में मरुस्थलीय जो वनस्पतियां होती है उनकी पत्तियां मोटी होती है, पत्तियों का चिकना तल जो होता है वो शीतकटिबंधीय क्षेत्रों के वनस्पतियों में होते हैं। तो यहाँ पे जो भूमध्य रेखीय वनों के बारे में कहा जा रहा है, तो भूमध्य रेखीय वनों के वृक्षों के जो पत्तियां होती है वो बड़ी और पतली होती हैं, और इनके छिद्रों का आकार भी बड़ा होता है और अधिक मात्रा में छिद्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के सभी वृक्ष एक साथ पत्तियां नहीं गिराते। ठीक है, तो यह सही है बिल्कुल। इनके यहाँ पे है हर एक वृक्षों का अलग अलग समय होता है पत्तियां गिराने का, और दूसरे, इन क्षेत्रों में वनस्पति का वर्धन काल वर्ष भर होता है। यह भी सही है, वर्ष भर होता है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। कह रहा है कौन कौन से कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है सदाबहार वनों की बड़ी मात्रा में जैविक पदार्थ भूमि पर गिरता है, और यह तो सही हो गया क्योंकि जैविक पदार्थ बड़ी मात्रा में भूमि पर गिरता है। और दूसरा, इन वन क्षेत्रों की मिट्टियों में जैविक पदार्थ की काफी बड़ी मात्रा होती है। नहीं, यहाँ पे जैविक पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम होती है,
तो आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, वर्षा वन क्षेत्रों की मिट्टियों के प्रमुख लक्षण हैं। वर्षा वन क्षेत्रों की मिट्टियों के प्रमुख लक्षण हैं, देख लेते हैं कौन कौन से लक्षण हैं। तो यहाँ पे जैविक पदार्थ की कमी होती है वर्षा वनों में, लौह ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, घुलनशील खनिजों की भी कमी होती है। ठीक है, क्योंकि अत्यधिक वर्षा के कारण जो घुलनशील जो खनिज होते हैं वो बह जाते हैं, और ऊंची रंध्रता होती है, अर्थात 1 2 3 4 सभी सही हैं। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, मानसून वनों में वनस्पति के वर्धन काल को सीमित करने वाला कारक कौन सा होता है। मानसून वनों में वनस्पति के वर्धन काल को सीमित करने वाला कारक जो है वह एक शुष्क शीतकाल होता है। आंसर डी हो जाएगा, एक शुष्क शीतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, मानसून वन बायोम में वनस्पति के धरातलीय परत वर्षा वनों की अपेक्षा अधिक सघन होती है। इसका कारण है, इसका कारण क्या है देखते हैं। तो इसका कारण होगा वन का कम घनत्व, वन का कम घनत्व इसका कारण हो जाएगा। एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं। 138 था हमारा, मानसून वन बायोम में वनस्पति की धरातलीय परत वर्षा वनों की अपेक्षा अधिक सघन होती है। इसका कारण है वन का कम घनत्व। ठीक है, आंसर हो जाएगा वन का कम घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा वनों में एक छोटे क्षेत्र में भी वृक्षों की अनेक प्रजातियां एक साथ उगती पाई जाती हैं। और दूसरा कथन कह रहा है, मानसून वनों में कई बार एक ही प्रजाति के वृक्ष एक साथ उगते पाए जाते हैं। यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही। वर्षा वनों में छोटे क्षेत्र में भी वृक्षों की अनेक प्रजातियां एक ही साथ उगती हैं, और मानसून वनों में कई बार एक ही प्रजाति के वृक्ष एक साथ उगते पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही कथन सही है, आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 140, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानसून वन क्षेत्रों के नम भागों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। मानसून वन क्षेत्रों के नम भागों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और दूसरा, कम वर्षा वाले क्षेत्रों की मिट्टियों में कैल्सीकरण के लक्षण देखने को मिलते हैं। कैल्सीकरण के लक्षण जो होते हैं, जहाँ पे पानी रिस करके जाता है उसको कैल्सीकरण कहलाता है। कैल्सीकरण के लक्षण देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही है, तो सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानसून वन क्षेत्रों में मृदा का निक्षालन सीमित होता है। मानसून वनों में मृदा का निक्षालन जो है वह सीमित होता है, सही है। और दूसरा, शंकुधारी वन क्षेत्रों की मृदा में निक्षालन की कमी के कारण जैविक पदार्थ का संचयन पाया जाता है। नहीं, यह गलत है, तो आंसर हमारा केवल एक सही, यानी कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 142 है, सवाना बायोम में पक्षी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, क्यों। तो सवाना बायोम में पक्षियों की बड़ी संख्या पाए जाने का कारण यह होता है कि यहाँ उगने वाली घासों की बड़ी मात्रा में बीजों का उत्पादन होता है, जिनसे इन्हें भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित होती है, और इसी वजह से यहाँ सवाना के बायोम में पक्षियों की बहुतायत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, शंकुधारी वन बायोम क्षेत्रों की मिट्टियों में क्षारीय खनिजों की कमी के कारणों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट, नम जलवायु के कारण इनका निक्षालन हो जाता है, तो निक्षालन हो जाता है शंकुधारी वनों में, सही है। और यहाँ उगने वाले पादपों को इनकी आवश्यकता नहीं होती, जिससे इनका संचरण नहीं होता। क्षारीय खनिजों की कमी होती है और यहाँ पे इन क्षारीय खनिजों की यहाँ पे उगने वाले पादपों को आवश्यकता भी नहीं होती, और इस वजह से यहाँ पे संचरण नहीं होता।
होता। तो आंसर इसमें इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अत्यधिक मात्रा में जैविक पदार्थ का संचरण मृदा को अम्लीय बना देता है, ये गलत है। तो 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। टैगा बायोम में मृदा में जैविक पदार्थ की काफी बड़ी मात्रा पाई जाती है। टैगा बायोम में मृदा में जैविक पदार्थ की काफी बड़ी मात्रा पाई जाती है। तो इसका सबसे प्रमुख कारण कह रहा है कि क्या है, तो सबसे प्रमुख कारण होता है कि निम्न तापमान के कारण जैविक अपघटन की दर का नीचा होना। जब तापमान अधिक रहेगा तभी अपघटन ज्यादा होगा, मतलब कि तेजी से होगा और जल्दी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 145 पे। शीत प्रदेशों में पाए गए जीव शीत निद्रा में क्यों जाते हैं? तो शीत प्रदेशों में जो जीव पाए जाते हैं वे शीतकाल में शीत निद्रा में चले जाते हैं। तो इसका कारण होता है कि भोजन की आपूर्ति उस समय नहीं हो पाती है और इस वजह से अपने शरीर की ऊर्जा को बचाने के लिए वे शीत निद्रा में चले जाते हैं ताकि वे जीवित रह सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। टुंड्रा क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादपों में शीत पर्यावरण से अनुकूलन के लिए निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। तो लक्षण कौन कौन से पाए जाते हैं? टुंड्रा प्रदेशों में है जो है सो पत्तियों का आकार छोटा होता है, पादपों के भी आकार छोटे होते हैं, पादप यानी पौधों का आकार छोटा होता है और अनुकूल परिस्थितियों में तीव्र वृद्धि होती है। और इस यहाँ पे 1, 2 और 3 तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, अर्थात 1, 2 और 3 सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 कह रहा है अति शीत जीवों में पाए गए प्राणियों में अनुकूलन के लिए पाए गए लक्षणों पर विचार कीजिए। तो इसमें अनुकूलन के लिए पाए गए लक्षणों पे देखना है। तो यहाँ पे लंबे तथा घने बाल पाए जाते हैं शीत जीवों में, और दूसरे चमड़ी के नीचे वसा की मोटी परत पाई जाती है और शीत निद्रा में भी जाते हैं शीत बायोम के प्राणी। तो आंसर हमारा 1, 2 और 3 सभी सही, अर्थात डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 148। निम्नलिखित में से किस पशु के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? वसा की अगर मात्रा देखी जाए तो गाय में नहीं होगी उतनी, बकरी में भी नहीं, भैंस में भी नहीं, और इन सब के बनिस्बत रेनडियर में सबसे अधिक वसा की मात्रा होगी, क्योंकि रेनडियर जो है ये शीत जलवायु का जीव है और शीत जलवायु के जो जीव होते हैं उनकी त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत पाई जाती है जो कि उन क्षेत्रों में, उन जलवायविक क्षेत्रों में उनकी वहाँ के जलवायु से उनकी रक्षा करती है। तो इसलिए रेनडियर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेनडियर के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होगी अपेक्षा की गाय, बकरी और भैंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। शीत समुद्रों अथवा नदियों में लंबी तैराकी करने वाले लोग अपने शरीर पर वसा मलते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य वही है, यानी कि शरीर से उष्मा ह्रास को रोकना। वसा मल देने से शरीर की गर्मी बाहर निकलने नहीं पाती है और लंबे समय तक वे उस पानी में बने रह पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरियल वनस्पति बायोम को और किस नाम से जाना जाता है? बोरियल वनस्पति बायोम को शंकुधारी वन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151। जैतून किस बायोम में पाई जाने वाली प्रजाति है? जैतून जो है वह भूमध्य सागरीय वन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152 है भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाली झाड़ियों तथा कम ऊंचाई के वृक्षों के मिश्रण वाली वनस्पति को क्या नाम दिया जाता है? तो उनके नाम होते हैं चैपरल। भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाली झाड़ियों तथा कम ऊंचाई के वृक्षों के मिश्रण वाली वनस्पति को चैपरल कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153। वनस्पति की छोटी मोटी तथा चिकनी पत्तियों का क्या उद्देश्य होता है? तो वनस्पति की छोटी मोटी तथा चिकनी पत्तियों का उद्देश्य होता है लंबे ग्रीष्मकालीन सूखे से अनुकूलन। ठीक है, वृक्षों की पत्तियां छोटी मोटी और चिकनी होती है, जिससे अगर ग्रीष्म काल लंबा है तो उस जलवायु में भी पादप लंबे समय तक अनुकूलित रह पाते हैं, अर्थात सरवाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154 है प्रेरी घास भूमियां किस प्रकार के पर्यावरण से अनुकूलित बायोम है? तो प्रेरी घास भूमियां जो होती है वह उपोष्ण कटिबंध के सीमित वर्षा वाले क्षेत्रों से अनुकूलित है, तो ऐसे क्षेत्रों से यह संबंधित होती है। प्रेरी घास भूमियां उपोष्ण कटिबंध के सीमित वर्षा वाले क्षेत्र से संबंधित अनुकूलित बायोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155। प्रेरी के लक्षणों पर विचार कीजिए। प्रेरी के लक्षणों पर विचार कीजिए। प्रेरी के लक्षण जो है वो ऊंची घासें, ठीक है, प्रेरी में ऊंची ऊंची घासें होती है, चौड़ी पत्तियों वाले छोटे पौधे होते हैं और लगभग वृक्ष विहीन, अर्थात वृक्षों की बहुत ही थोड़ी मात्रा होती है, बिल्कुल सीमित मात्रा में वृक्ष होते हैं यहाँ पर, लगभग न के बराबर। तो इसलिए ये सभी लक्षण प्रेरी के संबंध में सही है। आंसर इसमें डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 156। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला इसमें स्टेटमेंट कह रहा है सवाना को वर्षा हरित बायोम कहा जाता है, सही है, और शंकुधारी वनों को सदा हरित बायोम कहा जाता है, यह भी सही है। तो आंसर इसमें कौन से कथन सही है? तो सी सही है, अर्थात 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 157 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिस बायोम में उत्पादकता मौसमी होती है वहां जंतुओं का प्रजनन काल सर्वाधिक उत्पादन के मौसम से संबद्ध होता है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट इस प्रकार के बायोम में जंतुओं की संख्या न्यूनतम उत्पादन काल की भोजन आपूर्ति से निर्धारित होती है। यह दोनों ही कथन सही हैं। आंसर हमारा कौन से कथन सही है? तो सी सही है, अर्थात 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेपी क्षेत्रों में घासों की ऊंचाई प्रेरी से कम होती है और यह बायोम अर्ध मरुस्थलीय जलवायु से संबद्ध होता है। तो यहाँ पे ये दोनों ही कथन सही हैं। स्टेपी क्षेत्र के जो बायोम होते हैं वो अर्ध मरुस्थलीय जलवायु से संबंधित होते हैं। आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 159 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट स्टेपी क्षेत्रों से खाद्यान्न का निर्यात किया जाता है। स्टेपी क्षेत्र से खाद्यान्न का निर्यात किया जाता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा, इन क्षेत्रों में खाद्यान्न का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, नहीं। तो आंसर ए हो जाएगा, केवल 1 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160। स्टेपी क्षेत्रों की मृदा के लक्षणों पर विचार कीजिए। स्टेपी क्षेत्र के मृदा के लक्षण क्या क्या होते हैं? तो मृदा के लक्षण होते हैं, यहाँ की मृदा क्षारीय होती है और इन्हें शरणोजम मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और मृदा पूर्णतया निक्षालित होती है, नहीं। और चौथा है जैविक पदार्थ की काफी मात्रा होती है, यह भी सही है। तो इस प्रकार से 1, 2 और 4 सही है, यानी कि बी सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ समाप्त होता है हमारा ये वीडियो सेगमेंट। 40 क्वेश्चन का वीडियो था। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे 40 से कुछ ज़्यादा प्रश्नों को डील करेंगे, जो कि लगभग 65 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन होंगे उसमें। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबों से। तब तक के लिए बाय बाय।